भारत में विरोध आंदोलनों की जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन के ऊपर। भ्रष्टाचार, आप जानते हैं कि भारत के सार्वजनिक जीवन का एक घुन है जो व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला बनाए जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कई रूपों में हमारे सामने है और पहली बार ऐसा हुआ 2011 में, जब इस भ्रष्टाचार के विरोध में आम जनता एकजुट हुई। ये आंदोलन 4 अप्रैल 2011 से 28 दिसंबर 2011 तक चला। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुप्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला आंदोलन था जब जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट हुई। इससे पहले लोग महसूस तो करते थे कि भ्रष्टाचार है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, प्रशासकीय क्षेत्र में, लेकिन इसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस अब तक लोगों में नहीं आ पाया था। ये साहस प्रदर्शित हुआ इस आंदोलन के माध्यम से। यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन था और इस आंदोलन में गांधीवादी टेक्निक्स का, यानी जुलूस का, प्रदर्शन का, भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। आमरण अनशन किया गया अन्ना हजारे के द्वारा। इस आंदोलन की डिमांड क्या थी? बेसिकली ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय लोकपाल बिल पर चर्चा हो रही थी। लोकपाल यानी वो संस्था जो भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए स्थापित की जानी थी, कि किसी अधिकारी या किसी राजनीतिज्ञ के विरुद्ध अगर कोई भ्रष्ट आचरण करने का आरोप है, चाहे वो भ्रष्ट आचरण रिश्वतखोरी के रूप में हो या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए, अपने संबंधियों के लाभ के लिए करने के रूप में हो या किसी और रूप में। आपने विभिन्न घोटालों के बारे में जाना होगा, आए दिन घोटाले प्रकाश में आते रहते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, इसमें पैसे की इस तरह से हेरफेर हुई, सत्ता का इस तरीके से दुरुपयोग किया गया। ये सब जो आरोप थे, इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी कि हमारे देश में भी ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इन आरोपों की निष्पक्षता के साथ जांच करे, ताकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता को, पवित्रता को मेंटेन किया जा सके, लाया जा सके और शासन प्रशासन का लाभ वास्तविक हकदारों तक, आम जनता तक पहुंचाया जा सके। तो सरकार के द्वारा जो लोकपाल बिल लाया गया था, उसमें बहुत से उच्च पदाधिकारियों को छूट प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब उसके दायरे में नहीं थे। तो बेसिकली इस आंदोलन के द्वारा डिमांड की गई कि लोकपाल ऐसा होना चाहिए, लोकपाल जैसी संस्था को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, इसके क्षेत्राधिकार में सभी उच्चाधिकारी आने चाहिए, किसी को छोड़ने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस मांग के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ अन्य भी जुड़ी हुई मांगे थी, जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए जाए।
अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे या भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, वो कानून में कमी का लाभ उठाकर या कानून की लचीली व्याख्या करके भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो जा रहे थे, यानी उनको दंडित नहीं किया जा रहा था, और जिसकी वजह से समाज में भी ये संदेश जा रहा था कि भ्रष्ट आचरण करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो भ्रष्टाचार कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। तो इसके लिए इस आंदोलन ने डिमांड रखी कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि समाज में भी इसका अच्छा संदेश जाए और जो लोग भ्रष्टाचारी कार्यों में लिप्त हैं वो सजग और सतर्क हो जाए। दूसरी इसने मांग रखी कि जो निर्वाचकीय सुधार हो रहे हैं उन सुधारों को सख्ती के साथ लागू किया जाए। ये माना गया कि राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसकी एक बड़ी वजह ऐसे लोगों का जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव हो जाना है, चुनकर जाना है, नीति निर्माता बन जाना है, जिनका खुद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़कर चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में शासन में शुचिता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। तो इसकी रोक के लिए निर्वाचकीय सुधार किए गए। आप जानते हैं टी.एन. शेषन का नाम सुना होगा आपने। शेषन के काल में निर्वाचन में बहुत ज्यादा सुधार की प्रक्रिया आरंभ की गई। ये कहा गया कि अपराधियों को टिकट न दिया जाए, कम से कम ऐसे अपराधियों को जिनको अपराध किए हुए 5 साल ना बीत गए हों, सजा काटे हुए 5 साल ना बीत गए, ताकि राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ है, जो गठबंधन है, वो टूटे। ऐसा करते हुए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन के क्षेत्र में सुधार किए गए। लेकिन आप जानते हैं कि कोई नियम बना देने से उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता जब तक उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जाता। इन सुधारों के बावजूद भी राजनीतिक दलों के द्वारा किसी न किसी रूप में अपराधियों के साथ अपना गठबंधन जारी रखा गया, उन्हें चुनाव में टिकट प्रदान किए गए। तो आंदोलन ने डिमांड की कि इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। यानी जो लोग इन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल इनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनको उनके विरुद्ध कार्यवाही सख्ती के साथ की जानी चाहिए, तब भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। तीसरी डिमांड इनके द्वारा ये की गई कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अब तक क्या होता रहा था कि जनप्रतिनिधि पैसे के बल पर या बाहुबल पर चुनाव जीतते थे, तो फिर उनके द्वारा पैसे की प्राप्ति के लिए, क्योंकि चुनाव में उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है, फिर उस पैसे की भरपाई करनी है, इसके लिए वो गलत सही साधनों का प्रयोग करते थे, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते थे। तो इससे मुक्ति प्रदान करने के लिए आंदोलन ने क्या डिमांड की कि जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो और जो राजनीतिक जवाबदेही की भावना से शालू सॉरी पारुल इसके साथ साथ क्या डिमांड की गई इस आंदोलन के द्वारा कि सशक्त लोकपाल संस्था का गठन किया जाए, जो उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी
कार्यवाही करने में सक्षम हो। तो इन डिमांड्स के साथ, इन मांगों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ रामलीला मैदान में और लंबे समय तक चला। इस आंदोलन का रिजल्ट एक नई पार्टी के उदय के रूप में हुआ। आम आदमी पार्टी, जो आजकल दिल्ली में सत्तारूढ़ है, इसका उदय इसी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ। हालांकि बाद में ये आंदोलन एक तरह से बिखर सा गया, क्योंकि आंदोलनकारियों में भी मतभेद की स्थिति सामने आई। लेकिन आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि इस आंदोलन के बाद लोकपाल जैसी संस्था गठित हुई, लोकपाल सामने आया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि पहली बार इस आंदोलन के बाद ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर आम जनता मुखर हुई। जैसा कि आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि ये आंदोलन केवल लोकपाल के संबंध में नहीं था, बल्कि यह लोकपल यानी जनता की नब्ज से संबंधित था, जो इस बात का प्रतीक था कि किसी भी सार्वजनिक विषय पर जनता का संगठन सार्वजनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता है, व्यापक परिवर्तन ला सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया हो। ऐसी बात नहीं है। लोकपाल का गठन जरूर कर दिया गया, लेकिन अब लोग उस लोकपाल पर बात नहीं करते। आंदोलन की एक बड़ी कमी ये रही कि आंतरिक कलह का शिकार हुआ। लेकिन इस आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव ये रहा कि इसका राजनीतिक लाभ आगे आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मिला और तत्कालीन कांग्रेस सरकार 2014 के चुनावों में हार गई। उस हार का सामना करना पड़ा, जो जनता की जागरूकता और उसके संगठन के कारण हुआ। तो ये भी एक बड़ा विरोध आंदोलन स्वतंत्र भारत की राजनीति में हमें देखने को मिला, अपने विविध रंगों, विविध प्रभावों और विविध सीमाओं के साथ। अब जो दूसरा आंदोलन है जिस पर चर्चा बाकी है, वो है कृषक आंदोलन। किसानों से संबंधित आंदोलन या कृषक संगठनों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, आप जानते हैं। ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है और हाल ही में लोकसभा में चर्चा के दौरान ये बताया गया कि देश के लगभग 86% किसान सीमांत किसान हैं, जिनका बहुत छोटी भूमि पर अधिकार है, बहुत छोटी कृषि भूमि के वो काश्तकार। तो किसानों की समस्या शुरू से ही रही है। हालांकि सरकार ने आजादी के तुरंत बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से या भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से, सहकारी खेती की व्यवस्था से, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और हरित क्रांति के माध्यम से किसानों की दशा में सुधार लाने की कोशिश की है, भरपूर प्रयास किया है। किंतु उन प्रयासों के बावजूद भी भारतीय किसान संतुष्ट नहीं है अपनी स्थिति से, और उनका यह असंतोष समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के रूप में प्रकट होता है।
राजवैज्ञानिक एंथनी पेरेरा हैं, जो किसान आंदोलनों को क्या कहते हैं कि ये एक सामाजिक आंदोलन है। विरोध आंदोलन ना होकर ये कैसा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन है, जिसका संगठन किसानों के द्वारा देश में किसानों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से किया जाता है। इन आंदोलनों में किसानों की मुख्य शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि यद्यपि किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, किंतु अब तक सरकारों के द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, वो उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक नहीं रही। लिहाजा अपनी दशा में सुधार करने की मांग को लेकर ये आंदोलनरत रहे हैं और कृषकों के एक बड़े समुदाय को राजनीतिक दलों ने भी अपने एजेंडे में शामिल करने का प्रयास किया है। यानी किसानों के नाम पर राजनीति भी खूब हुई है, विभिन्न पार्टियों के द्वारा की जाती रही। लेकिन इसके बाद भी किसान आंदोलन करने को विवश है और हाल में आप देख रहे हैं जो कृषि कानून संसद के द्वारा पारित किया गया है, उसको लेकर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब इन किसान आंदोलनों को लाइमलाइट करने का श्रेय किसे है? यानी इन पर अध्ययन करने का श्रेय किसे है? डेनियल थोर्नर के साथ साथ डीडी कौसाम्बी और आरएस शर्मा ने पहली बार भारतीय इतिहास के अध्ययन में किसान आंदोलनों को सम्मिलित करने की डिमांड की, इसकी मुहिम शुरू की। किसानों के आंदोलन को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भी बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा आंदोलन किए जाते रहे। उनकी डिमांड को विभिन्न रूपों में उठाया जाता रहा है। औपनिवेशिक काल में चूंकि हमारे देश में नील उत्पादन ज्यादा होता था, किसानों के द्वारा किया जाता था ब्रिटिश सरकार के निर्देश के अनुसार, लेकिन नील की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कई बार अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होती थी। लेकिन किसानों को उतना ही टैक्स देना होता था जितना उनके लिए निश्चित कर दिया गया था, जितना लगान निश्चित कर दिया गया था वो देना पड़ता था। ये स्थिति किसानों के लिए बहुत दुष्कर थी। उनके लिए अकाल की स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करना ही मुश्किल होता था। ऊपर से ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए टैक्स उनके लिए और भी विषम स्थिति उत्पन्न करते थे। ऐसी स्थिति में किसानों ने अपने हित में कई आंदोलन किए, जैसे पावना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण में गांधी के नेतृत्व में किसानों ने किया आंदोलन, और बारदोली का सत्याग्रह जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और ये सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लगान निश्चित कर दी जाती थी और उसे वसूला जाता था, चाहे फसल हो या ना हो, ये जो व्यवस्था थी, ये जो प्रथा थी, ददनी प्रथा कहलाती थी। और इस ददनी प्रथा के अगेंस्ट में किसानों के द्वारा व्यापक आंदोलन समय समय पर किए गए। भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन रहा है आजादी की मांग को लेकर, उस आंदोलन में भी किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हकीकत ये है कि 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद अंग्रेजों के विरोध का मोर्चा वास्तव में किसानों ने ही
संभाला था। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में भी किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसान सभा के नेतृत्व में हम देखते हैं कि किसानों का व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 1918 में किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसके गठन में होम रूल लीग और पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1919 में इस संगठन के नेतृत्व में किसानों ने खुलकर विद्रोह किया और 1929 में हम देखते हैं कि बिहार जैसे प्रांत में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जमींदारी के विरोध में, जमींदारी प्रथा के विरोध में, जिसमें किसानों का शोषण होता था, खास तौर से जो खेतीहर किसान थे, छोटे किसान थे, वो शोषण का शिकार बन रहे थे। ऐसे में इस जमींदारी व्यवस्था के विरोध में बिहार किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। 1936 में हम देखते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जब ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का गठन किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा पर अधिकार कर लिया गया और उसके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के मुद्दों को साम्यवादी दल के द्वारा, ट्रेड यूनियंस के द्वारा समय समय पर उठाया गया। हम ये भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे बहराइच, हरदोई और सीतापुर में लगान वृद्धि को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। किसानों के हित में एक और आंदोलन जो चलाया गया वो था भूदान और ग्रामदान आंदोलन। वास्तव में ये किसानों के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो विनोबा भावे के द्वारा, तो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे विनोबा भावे, उनके द्वारा 1951 में ये आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के माध्यम से विनोबा भावे ने और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों से इस बात की अपील की थी जो बहुत बड़ी भूमि के मालिक थे, उनसे ये अपील की कि वो अपनी फालतू भूमि जो उनके पास है, जिन पर वो कृषि नहीं कर पा रहे हैं या जो उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा है, उस जमीन को गरीबों को दान करें ताकि वो भी उसमें खेती करके अपना भरण पोषण कर सके। तो ये आंदोलन सरकारी प्रयासों के इतर था, शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया, अहिंसात्मक तकनीक का सहारा लेते हुए इसको संचालित किया गया। आंदोलनकारियों ने गांव-गांव की पद यात्रा की और भूमि धारकों से अनुरोध किया, निवेदन किया कि वे अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा कम से कम गरीबों को दान कर दें। यह आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो ये निवेदन के माध्यम से भूमि को छोटे किसानों को दिलाने का प्रयास था। इसमें कहीं हिंसक विरोध प्रदर्शन का आश्रय नहीं लिया गया था। विनोबा गांधी के अनुयायी थे, गांधीवादी साधनों में उनका विश्वास था और गांधी भूमिपतियों के, पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि समाज में जो परिवर्तन लाना है, जो समानता लानी है, जो बराबरी लानी है, वो बराबरी जो पूंजीपति है उनको समझाकर, उनके मन को बदल कर लाई जा सकती है। क्या बदलाव उनके मन में लाया जाए?
उन्हें ये समझाया जाए कि उनके पास जो संपत्ति है वो समाज की धरोहर है और उन्हें उस संपत्ति का प्रयोग समाज के हित में करना चाहिए। और गांधी की इस अपील का ही प्रभाव था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उस समय सामाजिक हित के बहुत सारे कार्यों में अपनी संपत्ति लगाई। जैसे बहुतों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुतों ने धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इस तरह के समाज हित के कार्य किए गए। ट्रस्ट ऐसे स्थापित किए जिस ट्रस्ट के माध्यम से कुएं खुदवाए गए, शिक्षण संस्थाएं बनाई गई। पुरानी जो शिक्षण संस्थाएं आप देखते हैं, ये इन सभी उद्योगपतियों की देन है जो ट्रस्ट के माध्यम से इनको संचालित करते रहे। तो इसी टेक्निक का प्रयोग भूदान आंदोलन में भी किया गया, यानी भूमिपतियों को समझा बुझाकर उनकी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब मजदूरों को दिलाने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ ग्राम आंदोलन भी इससे साथ ही जुड़ा रहा। 1955 में विनोबा भावे द्वारा ही ये भी शुरू किया गया और इसमें पूरे के पूरे ग्राम को दान के रूप में देने की सिफारिश की गई। इसका मतलब ये था कि गांव की भूमि पर पूरे गांव का सामूहिक अधिकार होगा, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। एक गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उस गांव की भूमि पर उन सबका अधिकार होना चाहिए, उन सबको उसमें कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, सबको भरण पोषण करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये ग्राम दान आंदोलन था। हालांकि इस आंदोलन या दोनों आंदोलनों के कारण गरीबों और भूमिहीनों की जो वर्ग चेतना पहले उदित हो रही थी, वो वर्ग चेतना धीरे धीरे समाप्त हो गई और किसानों की जो क्रांतिकारी क्षमता थी उस पर एक तरह से रोक लग गई। इसीलिए साम्यवादियों के द्वारा विशेष रूप से इन आंदोलनकारियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने गरीब वर्गों में, गरीब किसानों और भूमिहीन किसानों में जो वर्ग चेतना उदित हो रही थी, उस वर्ग चेतना को दबाने का कार्य किया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन आंदोलनों के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के उन गरीब लोगों को मिला जो अब तक खेतों में काम तो करते थे, लेकिन खेतों पर मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। किसानों से जुड़ा हुआ ही एक और आंदोलन चलाया गया जिसको भूमि हथियाओ आंदोलन कहते हैं। 1960 के दशक में ये गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार में सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शुरू किया गया। नाम से ही स्पष्ट है कि इस आंदोलन में जबरदस्ती के साधनों का प्रयोग किया गया। हथियाना शब्द अपने आप में इस बात का संकेतक है कि जो चीज हमें स्वाभाविक रूप से नहीं मिल रही है उस पर कब्जा करने का, बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करो। तो इस आंदोलन में भूमिहीनों को नसीहत दी गई कि वो जबरदस्ती भूमिपतियों की भूमि पर कब्जा कर ले। और इस आंदोलन का जो केंद्र था सबसे बड़ा, वो पश्चिम बंगाल का नक्सलवादी क्षेत्र था। हालांकि इस आंदोलन का प्रभाव ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन किसानों की समस्याओं पर देश भर का ध्यान आकर्षित करने में ये सफल रहा। साथ ही इसने ये भी स्पष्ट किया कि गांव के लोगों की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में भूमि सुधार के जो सरकारी प्रयत्न रहे हैं वो सफल नहीं हुए। भूमि सुधार के नियम तो बनाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका
समुचित क्रियान्वयन न होने से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि किसानों को भूमि हथियाने के लिए प्रेरित करने का कार्य इस आंदोलन के द्वारा किया गया। इस आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि भूमि सीमा निर्धारण कानूनों का फिर से निर्माण किया गया, फिर से उसमें सुधार और संशोधन किया गया, जिसका सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिला। तो इस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी और कृषक आंदोलनों के बारे में आपने जाना। समसामयिक दौर में भी किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं और हम देखते हैं कि विगत 4-5 वर्षों में बहुत सारी रैलियां किसानों के द्वारा आयोजित की गई हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, जिनमें प्रमुख है 5 सितंबर 2018 की दिल्ली की रैली, जो रामलीला मैदान में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में देखने को मिलती है, जब देश भर के कामगार, किसान और किसान मजदूर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। इन प्रदर्शनकारियों की डिमांड क्या थी कि आवश्यक वस्तुओं के दाम जो बेतहाशा बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने से रोका जाए, और देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, खासतौर से किसानों और मजदूरों में, उनके अधिकारों का जो दमन हो रहा है, उनकी डिमांड इनको लेकर वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि किसानों को, कृषक मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक 18,000 प्रति माह मिलनी चाहिए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन, जिसकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो अनाज के उचित मूल्य किसानों को मिलने चाहिए वो उन्हें दिलाए जाने चाहिए, और अनाज के विक्रय की प्रक्रिया सहज होनी चाहिए। साथ ही बहुत से किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे थे, लिहाजा किसानों की ऋण माफी की डिमांड भी इस आंदोलन के द्वारा की गई। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा 20 जुलाई 2020 को हरियाणा जैसे प्रांत में ट्रैक्टर आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू किया गया। कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल के किसानों के द्वारा यह आंदोलन भी भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर शुरू किया गया, और इस आंदोलन की डिमांड ये थी कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं, उनकी कृषि उत्पादन के दाम निर्धारण, उनके बाजार में विक्रय को लेकर, उसके निजीकरण के प्रयासों को लेकर, उसके विरोध में इनका ये आंदोलन था। और ये भी डिमांड कर रहे थे कि लगातार बढ़ता हुआ पेट्रोलियम का दाम किसानों पर और भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे गुरनाम सिंह चन्नी, उन्होंने सरकार को मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि सरकार इन अध्यादेशों के माध्यम से जो नीति अपनाने जा रही है, कृषि नीति, कि कृषक अपने उत्पादन को मंडी में ना बेचकर, सरकार को ना बेचकर व्यक्तिगत स्तर पर ग्राहक तय कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का ये जो तर्क है,
इस तर्क को खारिज किया गया इस आंदोलन के द्वारा, और मेमोरेंडम में ये कहा गया कि सरकार के प्रयास सिर्फ और सिर्फ उद्योग जगत को लाभ पहुंचाने वाले हैं, किसानों को नहीं। खास तौर से जो मार्जिनलाइज्ड किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हरगिज ये कदम हितकारी नहीं है। डिमांड क्या रखी गई इनके द्वारा कि अनाज मंडी की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है कि किसान मंडी में अनाज ले जाते हैं और वहां पर सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उन्हें प्राप्त होता है, ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे इन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान कमीशन एजेंट के माध्यम से होने चाहिए, और तीसरा कहा इन्होंने कि जो बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसको रोकना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उस पोर्टल को कृषकों के हित में तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और तो कृषि अध्यादेश को लेकर और आजकल कृषि बिल को लेकर किसानों का जो विरोध चल रहा है, उस विरोध में डिमांड क्या है कि सरकार को अनाज मंडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और सरकार को ही किसानों की सारी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदनी चाहिए। तो ये आपने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो विरोध आंदोलन चलाए गए विभिन्न नागरिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न वर्गीय संगठनों के द्वारा, वो बहुआयामी रहे हैं। कभी भाषा को लेकर आंदोलन होता है, तो कभी मजदूरों की मांगे उठाई जाती हैं, कभी किसानों की मांगे उठाई जाती हैं, कभी राजनीतिक स्वायत्तता की डिमांड उठती है, तो कभी राज्य से पृथक संप्रभु राज्य का दर्जा देने की मांग उठती है। इन मांगों के प्रति सरकार का रवैया, इन आंदोलनों के प्रति सरकार का रुख समझौतावादी होता है और जरूरत से ज्यादा उग्र होने पर, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दिखाई देता है, संप्रभुता को खतरा दिखाई देता है, वहां पर दमन का सहारा भी लिया जाता है। हालांकि दमन की वजह से मानवाधिकार की समस्या भी सामने आती है और वो भी एक आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये थे स्वतंत्रता के बाद के विरोध आंदोलन। आशा है कि इनकी एक स्पष्ट रूपरेखा आपको प्राप्त हुई होगी और इस रूपरेखा के तहत आपको इन आंदोलनों के विषय में और व्यापकता और गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में इन विभिन्न आंदोलनों पर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस दिशा में आप प्रयासरत हों, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ।